नमस्कार। आज के वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। आप लोग राजनीतिक सिद्धांत पुस्तक पढ़ रहे हैं। एकात्मक व संघात्मक शासन यह हमारा चैप्टर है और इसके अंतर्गत हम आज एकात्मक शासन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम एकात्मक शासन की विशेषताओं, इसके गुण, दोष, इनका भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि राज्य के संविधान के द्वारा क्षेत्र के आधार पर शक्तियों का केंद्रीकरण और वितरण किया जाता है। राज्य के अंतर्गत शासन की केंद्रीय एवं स्थानीय इकाइयों के मध्य में संबंध पाया जाता है। इसी के आधार पर दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं दृष्टिगोचर होती हैं। पहली कौन सी है? एकात्मक शासन व्यवस्था और दूसरी है संघात्मक शासन व्यवस्था। तो आज हम सबसे पहले एकात्मक शासन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। एकात्मक शासन के अंतर्गत संविधान के द्वारा शासन की संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार में निहित की जाती है। स्थानीय सरकारों का अस्तित्व और शक्तियां केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। यानी एकात्मक शासन में जो भी शक्तियां होती हैं वो पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंप दी जाती हैं और स्थानीय सरकारें उनको कितनी शक्ति दी जाएगी, किस प्रकार से वो कार्य करेंगी, यह केंद्र सरकार की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। एकात्मक शासन की काफ़ी विशेषताएं बताई गई हैं। इसी के अंतर्गत डायसी ने भी एकात्मक शासन की विशेषता बताई है। डायसी के अनुसार एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। अगर वर्तमान समय में हम देखें तो इंग्लैंड, जापान, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, इटली आदि में एकात्मक शासन व्यवस्था देखी जा सकती है। एकात्मक शासन की कई विशेषताएं हैं जिनको हम यहाँ इस स्लाइड के माध्यम से देखेंगे। पहली है शक्तियों का विभाजन नहीं। एकात्मक शासन में, जैसा कि हमने पूर्व में देखा, संविधान के अनुसार संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार में निहित कर दी जाती है। केंद्र और इकाइयों के बीच में शक्तियों का बंटवारा नहीं किया जाता। केंद्र सरकार जो है वो संपूर्ण देश में सभी विषयों के संबंध में सर्वोच्च होती है और उसके द्वारा प्रत्येक कार्य जो है अंतिम रूप से संपादित किया जाता है। दूसरी जो विशेषता है वो है स्थानीय सरकारें केंद्र पर निर्भर। एकात्मक शासन की दूसरी जो विशेषता है वो है स्थानीय सरकारों का स्वरूप केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों को अनेक इकाइयों एवं प्रांतों में विभक्त किया जाता है, किंतु इन प्रांतीय सरकारों का संपूर्ण अस्तित्व केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। संविधान के द्वारा प्रांतीय सरकारों को अपनी कोई पृथक और स्वतंत्र शक्ति नहीं दी जाती है। तीसरा है इकहरी नागरिकता का प्रावधान। एकात्मक शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता है इकहरी नागरिकता का होना। यहाँ पर पूरे देश की एक नागरिकता होती है और उसी के आधार पर व्यक्ति अपने देश के प्रति अपनी नागरिकता को संपादित करता है। अब हम पढ़ेंगे एकात्मक शासन के गुण। एकात्मक शासन के गुणों में पहला आता है प्रशासन में एकता व शक्ति। एकात्मक शासन के अंतर्गत संपूर्ण राज्य में एक प्रकार के कानून होते हैं और इन सभी कानूनों को केंद्र सरकार के द्वारा कार्य रूप में परिणित किया जाता है। परिणाम क्या होता है? संपूर्ण राज्य में प्रशासन की एकरूपता मौजूद रहती है। प्रशासनिक एकरूपता के साथ साथ नीति संबंधी एकरूपता भी देखने को मिलती है। प्रशासन से संबंधित सभी विषयों के संबंध में नीति निर्धारण केंद्रीय शासन के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए नीति निर्धारण संबंधी एकरूपता स्वतः ही आ जाती है। इसके अलावा केंद्रीय शासन के हाथ में संपूर्ण शक्ति निहित होने के कारण केंद्र सरकार जो है वो जनता के हित को दृष्टि में रखकर ही कोई भी कार्य संपादित करती है। इस शासन व्यवस्था में शक्ति का केंद्रीकरण होने के कारण प्रशासन का संपूर्ण उत्तरदायित्व केंद्रीय सरकार के पास में आ जाता है। केंद्र सरकार के शक्तिशाली होने और उत्तरदायी होने की स्थिति में प्रशासन जो है वो
कुशलता की स्थिति में देखने को मिलता है। दूसरा है संकट काल में उपयुक्त। अगर देश में आर्थिक संकट आ जाए या युद्ध की स्थिति हो जाए या अन्य कोई भी परिस्थिति आ जाए तो उस समय शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, गुप्त रखने की आवश्यकता होती है, कार्य रूप में परिणत करने की आवश्यकता होती है और इस स्थिति का सामना केवल एकात्मक शासन के द्वारा ही किया जा सकता है। शक्ति का केंद्रीकरण होने पर तुरंत संकट काल में त्वरित गति से निर्णय लिया जा सकता है। तीसरा है राष्ट्रीय एकता मजबूत। शासन की एकात्मकता के कारण संपूर्ण देश में एक से कानून बनते हैं, एक ही प्रकार से उन्हें कार्य रूप में परिणत करने की व्यवस्था भी होती है, एक ही प्रकार की न्याय व्यवस्था भी होती है। सभी देशवासियों के एक ही प्रकार की परिस्थितियों में रहने के कारण राष्ट्रीयता का बंधन जो है वो बहुत मजबूत हो जाता है। अगला है छोटे देशों के लिए उपयुक्त। एकात्मक शासन छोटे राष्ट्रों के लिए उपयुक्त कहा जा सकता है जहां पर किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं होती, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में एकात्मक शासन व्यवस्था संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर जातिगत, भाषा, क्षेत्रीय आधार पर विभिन्नता देखने को मिलती है और विविधता वाले देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था की गतिविधियों का संचालन करना सरल नहीं होता। अगला और अंतिम है संगठन की सरलता। संगठन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एकात्मक शासन बहुत ही सरल शासन व्यवस्था होती है। इसके अलावा इसमें पर्याप्त रूप से परिवर्तनशीलता भी देखने को मिलती है। केंद्र सरकार आवश्यकता अनुसार शासन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन भी कर सकती है। ये तो थे एकात्मक शासन के गुण। अब हम एकात्मक शासन के दोषों पर भी अपनी दृष्टि डालते हैं। उसके अंतर्गत पहला है केंद्र सरकार के निरंकुश होने का खतरा। एकात्मक शासन में जब समस्त शक्ति केंद्रीय शासन में निहित हो जाती है तो निश्चित रूप से यह भय बना रहता है कि केंद्र सरकार जो है वो शासन के सभी क्षेत्रों में मनमानी नहीं करने लगे। व्यवहारिक रूप में ये देखने में आता है कि शक्तियों के केंद्रीकरण का परिणाम जो है वो निरंकुशता की प्रवृत्ति के रूप में जन्म लेता है। दूसरा है राजनीतिक चेतना जागृत नहीं। प्रजातंत्रात्मक शासन की सफलता नागरिकों की राजनीतिक चेतना पर निर्भर करती है, लेकिन ये राजनीतिक चेतना जो है वो एकात्मक शासन में देखने को नहीं मिलती। एकात्मक शासन में एक ही मंत्रिमंडलीय और विधानमंडल होने और स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था अपेक्षाकृत कमजोर होने के कारण जनता को सार्वजनिक कार्यों के प्रति रुचि लेने और शासन में कार्य हाथ बटाने का मौका नहीं मिलता और यही कारण है कि धीरे धीरे जनता की सार्वजनिक कार्यों के प्रति अरुचि होने लगती है और वह सार्वजनिक कार्यों के प्रति उदासीन भी हो जाती है। ऐसे में प्रशासन में चूंकि उनको भाग लेने का मौका भी नहीं मिलता है तो उससे जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण भी प्राप्त नहीं हो पाता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एकात्मक शासन में राजनीतिक चेतना की जागृति नहीं हो पाती। अगला है स्थानीय संस्थाओं के कार्य में अवरोध। स्थानीय संस्थाओं की सफलता के लिए इन संस्थाओं की सफलता के लिए आवश्यक है कि इनके पास पर्याप्त रूप से शक्ति भी हो और आय के स्वतंत्र स्रोत भी हो। यद्यपि एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में स्थानीय संस्थाएं होती हैं, लेकिन इन स्थानीय संस्थाओं के ऊपर केंद्र सरकार का अधिक नियंत्रण होने के कारण ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं कर पाती हैं। अगला है अकुशल और नौकरशाही का शासन। एकात्मक शासन जो है वो अकुशल शासन भी माना जाता है क्योंकि एकात्मक शासन में प्रांतीय सरकारों की स्थापना की जा सकती है हालांकि, लेकिन प्रांतीय जो सरकारें हैं वो चूंकि केंद्रीय सरकार के ऊपर निर्भर होती हैं, इसलिए वो ठीक प्रकार से कोई कार्य नहीं कर पाती हैं और उन्हें वही करना होता है जैसा कि उन्हें केंद्र सरकार के द्वारा निर्देशित किया जाता है। इसके अलावा जनता को शासन में सभी स्तरों पर सक्रिय रूप
में भाग लेने का मौका भी नहीं मिलता है। कारण है कि संपूर्ण शासन व्यवस्था जो है वो सरकारी कर्मचारियों के हाथों में केंद्रित हो जाती है और इस प्रकार एकात्मक शासन में नौकरशाही का स्वेच्छाचारी शासन जो है वो स्थापित हो जाता है। अगला और अंतिम दोष का बिंदु है विविधता वाले राज्यों के लिए अनुपयुक्त। छोटे राज्यों में भले ही एकात्मक शासन सफल हो जाए, लेकिन जहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा हो या अधिक जनसंख्या हो, जहाँ पर भाषा, धर्म, संस्कृति की विविधता हो, वहाँ पर एकात्मक शासन जो है वो सफल नहीं हो सकता। हम कह सकते हैं कि केवल छोटे राष्ट्रों के लिए तो इसे उपयुक्त माना जा सकता है, लेकिन विशाल राज्यों के लिए एकात्मक शासन को उपयुक्त नहीं माना जा सकता।